नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद गरिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट डॉट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं। एक्सप्लेनेशन है, साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम के से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। वर्ष 1929 में पारित किया गया। एक्सप्लेनेशन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका आंसर है 26/1/1930 को। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। एक्सप्लेनेशन है, वर्ष 1931 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की गई थी? आंसर है 1930 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 या 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम में त्रिचूरापल्ली के देवरण्य तक नमक यात्रा की। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? आंसर है साबरमती।
नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? आंसर है ए, चौकीदारी। एक्सप्लेनेशन है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। नेक्स्ट है, गांधी यात्रा कितने दिन चली थी? आंसर है 24 दिन। नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? आंसर है अब्दुल गफ्फार खान ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किए गए। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक्सप्लेनेशन है, दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस पे महत्व दिया? आंसर है रचनात्मक कार्यक्रम को। इसका एक्सप्लेनेशन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? आंसर है मौलाना मोहम्मद अली। इसका एक्सप्लेनेशन है, मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों में कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रथम थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ये समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इसमें कई पॉइंटों पे बात की गई थी, वो देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा है, सभी युद्ध संबंधियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था वो रिहा करने का आदेश। तीसरा है, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। पांचवा है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आंसर है तीसरा। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। इसका एक्सप्लेनेशन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो वो लंदन से खाली हाथ भारत लौटे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आगे है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है तेज बहादुर सप्रू ने। इसका एक्सप्लेनेशन है, वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।